हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के इस बेहद से खूबसूरत ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में 10th हिंदी के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 2 करने वाले हैं। यदि आपने सेट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए ऑल सब्जेक्टिव का एक प्लेलिस्ट बना है। आप वहां से सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। यदि पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दें। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? अभिनव पाठ से संबंधित क्वेश्चन है। नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। क्यों आती है? क्योंकि लेखक ने नदी के तट पर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं क्या हो गए हैं, नदी हो गए हैं, और इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीवन से पत्थर की क्या समानता तथा विषमता है? तो मानव जीवन में भी कुछ कुछ पत्थर की गुण मिलते रहते हैं। जैसे पत्थर भी मानव की भांति धूप, छांव, पानी आदि में रहते हैं। जैसे मनुष्य खिंचता है यानी चिड़चिड़ा होता है, वे भी खींचते हैं। कटने छटने पे जैसा कष्ट मनुष्य को होता है वही अनुभूति उन्हें भी होती है। लेकिन फर्क या अंतर क्या है? अंतर यह है कि मनुष्य अपनी सुख दुख कर रोक कर कह देता है, व्यक्त कर देता है, लेकिन पत्थर जो है वैसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पत्थर के पास वाणी नहीं है। अगला प्रश्न है कि मछली और दीदी में क्या समानता है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत हाईलाइटेड है, पूछा गया क्योंकि मछली और दीदी में बहुत तरह की समानताएं हैं। मछली जल में रहती है, दीदी घर में रहती है। मछली झोले में तड़पती है और दीदी घर में छटपटाती है। मछली पानी से निकलने पर पीटती है और दीदी घर में पिताजी से पीटती है। न तो मछली अपनी व्यथा व्यक्त कर पाती है और नहीं दीदी। तो देखिए, कवि और लेखक जो है ना, किसी किसी चीज में भी समानताएं ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि उधर देखा पत्थर और मनुष्य से, और यहाँ दीदी और मछली से समानताएं को देखा हमने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति गहरी समझ क्यों जरूरी है? तो दूसरी संस्कृति की समझ और कद्र स्वयं की संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कोई भी संस्कृति इतना रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी कि हमारी अपनी संस्कृति है। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे हमारे चरित्र के निर्माण तो होगा ही होगा, जो संसार की अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता भी प्रदान करता है। आइए इस सब्जेक्टिव के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक द्वारा रचित पाठ से है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो गुरु नानक के अनुसार जो है, जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है यानी कि जन्म लेता है, तब उसे सदैव राम के नाम का ही जाप करना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम नाम से ही जुड़ा हुआ है। यदि वह राम नाम की जाप न करके किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तो वाणी विष के समान हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का क्या भाव है, स्पष्ट कीजिए। तो वो कवि कौन है? तो वो कवि हैं रसखान। रसखान कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्ध हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि दृश्य को देखकर वे पूर्णतः उस युगल में रम जाते हैं। इसलिए कवि को लगता है कि इस शरीर से मन रूपी मणि को कृष्ण ने क्या कर लिया है? चोरी कर लिया गया है। अगला प्रश्न है। स्वदेशी कविता प्रेम घन यानी कि प्रेम घन द्वारा रचित ये कहानी है, कविता है। इसकी स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है, इसको संक्षेप में
लिखना है, बताना है। तो आइए स्वदेशी कविता से संबंधित एक बात बताते हैं। इनका नाम है प्रेम घन। क्या नाम है? प्रेम घन। और इसके पहले हम बोले हैं ना, मुँह अश्वन लिहि ले वर्षों, वो है घनानंद। क्या है? घनानंद। तो दोनों के मूल नाम में अंतर है, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान होकर ऑप्शन को पढ़िएगा। तो स्वदेशी कविता का मूल भाव यही है कि भारत के जो लोग हैं उसमें से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। विदेशी भाषा, रीति रिवाज से उन्हें इतना स्नेह हो गया है कि भारतीय लोगों का रुझान जो है स्वदेशी के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। सभी और मात्र किसकी चर्चा है? अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी चाल चलन का, वो अंग्रेजी वस्त्रों का, अंग्रेजी वाहन का, यानी कि यही है स्वदेशी कविता का मूल भाव। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। कवि ने डॉफाली किसे कहा है और क्यों कहा है? तो जिन लोगों में दास की वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्तां के बंधन में बंधकर विदेशी रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं, उनको कवि ने डफाली की संज्ञा दी है। क्यों कह दी है? क्योंकि वे विदेश की पाश्चात्य संस्कृति की, विदेशी वस्तुओं की अंग्रेजी में झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं, इसलिए कवि ने उन लोगों को डफाली से तुलना किया हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? भारत माता से संबंधित एक क्वेश्चन है, इसका आंसर जानते हैं हम लोग। आज भारत माता का तप और संयम सफल हो रहा है क्योंकि आज भारत के लोगों की तपस्या और संयम सफल है। भारत माता ने भारतीयों को अहिंसा का स्तन दूध पिलाया है, जो अमृत की तरह है। भारत की यह अहिंसा लोगों के मन का डर हर लेती है। अहिंसा इस संसार के अंधकार और भ्रम को दूर कर देती है, इसलिए कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम हो रहा है। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत माता कहाँ निवास करती हैं? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो आइए, प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी माना गया है और तत्कालीन यानी उस समय भारत माता का यथार्थ चित्रण यानी कि जैसा है वैसा ही चित्र प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि भारत माता का फसल रूपी श्यामल शरीर है जो धूल धूसरित मैला हो गया। उनकी आंखों में गंगा यमुना के भांति अश्रुजल है। ग्राम छवि को दर्शाती हुई भारत माता की प्रतिमा भी कैसी है? उदासीन है। तो इस सीरीज में भी हमने 10th हिंदी के 10 से इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।